बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये एक सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का, जो कि गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद बोर्ड में, तीनों बोर्ड्स में पूछा गया हुआ है। तो स्मार्ट सिलेबस का भी पार्ट है ये, तो इसलिए हमें इसको प्रायोरिटी बेसिस पे याद रखना होगा। तो ये सेकंड एप्लीकेशन भी है गॉसेस लॉ की। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी स्टाइल से पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि राइट डाउन द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो इसलिए हम इसको अटैम्प्ट करते हैं और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जहन में रखते हुए इसको अटैम्प्ट करते हैं। हमने जैसे कि पहले एक तरतीब लगाई हुई है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले हम उसकी नंबर ऑफ़ हेडिंग्स को नोट कर लेते हैं साइड पे, और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, ज़रा हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो चलते हैं इसकी हेडिंग्स की तरफ। सो हेडिंग में सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाएं जी। नंबर 1 पे है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हम इस हेडिंग में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 2 देखें। नंबर 2 जी, नंबर 2 पे है जी गॉसियन सरफेस। तो नेक्स्ट हेडिंग है गॉसियन सरफेस। नंबर 3 देखें। थर्ड हेडिंग है इनक्लोज्ड चार्ज। नंबर 4 पे आ गया है फ्लक्स बाय ओपन सरफेस फार्मूला। नंबर 5 पे आएगा फ्लक्स बाय क्लोज्ड सरफेस फार्मूला। और सबसे एंड पे लास्ट हेडिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट। जो हम फाइंडिंग करेंगे उसको थोड़ा सा एंड पे एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, उससे हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि जो एग्जामिनर है उसको आपका जो फाइंडिंग है उसको देखने में आसानी होगी। तो इन हेडिंग्स को लेके आगे बढ़ते हैं और हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को एक बोर्ड के एस्पेक्ट से, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के एस्पेक्ट से हम इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो हम अब डिटेल से फ़र्स्ट हेडिंग से आगाज़ करते हैं जी। तो फर्स्ट हेडिंग थी हमारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं और ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारे का सारा चार्ज उस पूरी शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर हम इसको सिर्फ ये पुट अप करेंगे, ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ किया एक, चले हम साथ फिगर भी बना देते हैं इसकी। लेट्स से कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है पॉजिटिव चार्जेस की, ये देखें, और सारे के सारे चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो वैसे तो ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, लेकिन हम डेफिनेटली अपना इनफाइनाइट प्लेन शो तो नहीं कर सकते, तो हम उसका एक सेगमेंट शो कर रहे हैं। लेकिन हम इसकी लेंथ और विड्थ जो है एज्यूम रखेंगे, ये फ़र्ज़ किया रखेंगे कि ये इनफाइनाइट हद तक जो है ये एक्सपेंडेड है। तो हमें टास्क दिया गया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है इस पोजीशन पे, नियर एन इनफाइनाइट पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज। ये सेकंड एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। सो फर्स्ट हेडिंग में हम यही लिख रहे हैं कि ये जो चार्जेस हैं इस शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो कंटेंट ऑफ फर्स्ट हेडिंग क्या होगा? फर्स्ट हेडिंग लिख के उसके बाद आपने उसमें लिखना है कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पे भी एक पार्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं, एक यूनिट एरिया सेलेक्ट करते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस जो उसके अंदर इनक्लोज्ड होंगे उनकी वैल्यू हर जगह पे सेम होगी। मिसाल के तौर पे मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसी जगह पे भी इसका सिलेक्ट करता हूँ सरफेस का, तो आई विल सी दैट द 4 चार्जेस आर अप्रॉक्सीमेटली इनक्लोज्ड विद इन दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. So it means if you select 1 centimeter square area in any of the sheet, at any of the position of the sheet, we will get the similar number of 4 charges. तो इसका मतलब चार्ज जो है वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये होता है। अब हमारा टास्क ये है कि इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हमने गॉसेस लॉ इस्तेमाल करना है, और गॉसेस लॉ की कंडीशन ये है
कि वी हैव टू एज्यूम एन इनक्लोज्ड गाउसियन सरफेस। तो उसको हम अब एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वो पॉइंट उस फर्जी गाउसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हम पॉइंट को उसके ऊपर एज्यूम कर रहे हैं। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शेप जो लेनी है किसी क्लोज सरफेस की, गाउसियन सरफेस की, वो अपनी पसंद की लेनी है, क्योंकि गॉसेस लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट है शेप ऑफ द सरफेस पे। तो हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम कर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये पॉइंट था जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। हमने इसको एज्यूम किया हुआ है इस सरफेस के ऊपर। इतना चार्ज इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो जाएगा, ये 2 चार्जेस हैं, ये जितने भी हैं। तो हम इसको फाइंड करेंगे लेटर ऑन। तो ये जो सरफेस है इसका हाफ पार्ट जो है वो इस तरफ है और हाफ पार्ट जो है वो फ्रंट पे है और हाफ पार्ट बैक पे है। इस तरतीब को इस तरह से लगाया है। क्यों लगाया? ताकि चार्ज इसके अंदर सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो सके। इसलिए हमने आधी सरफेस शीट की इस साइड पे, आधी इस साइड पे ली है। ऐसा करने से ये जो चार्ज है, इतना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड हो गया है। तो ये इनक्लोज चार्ज भी हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग थी गाउसियन सरफेस की। इसको अब एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। हमने अब गाउसियन सरफेस सेलेक्ट की, उसकी हेडिंग डाल दी। इस सरफेस के अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, लेट्स से कि ये वो पॉइंट है पी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सो देखिए, हमने लिखा कि पॉइंट पी क्लोज टू द शीट। हमने एक पॉइंट पी शीट के क्लोज लिया। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक क्लोज सिलेंडर लेना पड़ा। ये क्लोज सिलेंडर असल में एक गाउसियन सरफेस है। सो पी क्लोज टू द शीट, इमेजिन ए क्लोज्ड गाउसियन सिलेंडर। गाउसियन सरफेस की बजाय हमने चूँकि सिलेंड्रिकल शेप ली थी, इसलिए मैंने उसका नाम डायरेक्टली पुट कर दिया कि इमेजिन ए क्लोज्ड गाउसियन सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट। तो ये शीट के अंदर से गुजर रहा है। ये हमारी सेकंड हेडिंग आ गई है। फर्स्ट हेडिंग थी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और सेकंड है गाउसियन सरफेस। अब हम थर्ड हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हेडिंग में खुद ब खुद ही हमें समझ आती जाती है कि अगली हेडिंग हमने क्या डालनी है। पहले तो शीट होनी चाहिए थी, फिर फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्लोज सरफेस होनी चाहिए थी। तो लिहाजा पहली हेडिंग हमने शीट की डाल दी, दूसरी हेडिंग जो है वो हमने गाउसियन सरफेस की डाल दी है। अब तीसरी डेफिनेटली इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसको फाइंड करना है। तो बड़ी सीक्वेंस और तरतीब के साथ ये हेडिंग्स याद रखें और उसी तरतीब से हमें आगे बढ़ते जाएंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन को याद रख सकेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है इनक्लोज चार्ज। जो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड हो गया, अब हमें उसकी फाइंडिंग करनी है। तो जो इस सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है उसको कैसे फाइंड करना है, देखें। इसमें देखें, क्योंकि ये जो हमने सरफेस एज्यूम की है ये एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है। इसका ये वाला एरिया मैग्नीट्यूड में, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तमाम एरियाज़ मैग्नीट्यूड में बराबर है। अब हमने देखना है कि इतने एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है। फ़र्ज़ किया ये एरिया ए है मैग्नीट्यूड में, ये भी ए के बराबर है और ये भी ए के बराबर है। ये तमाम एरियाज़ जो हैं ये ए के बराबर हैं। अब हमें दिया हुआ था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के अंदर बेशक आप ये चीज़ ऐड कर लें कि इसका मतलब ये होता है कि सिग्मा दैट इज़ इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ़ चार्जेस पर यूनिट एरिया, यानी Q ओवर A, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब ये था। मैंने आपसे बात की थी ना कि आप किसी भी जगह पे एक यूनिट एरिया सेलेक्ट कर लें, उसमें चार्जेस की तादाद सेम रहेगी। सेम का मतलब है कांस्टेंट रहेगी। तो ये वो तादाद है, उसको हम मैथमेटिकली सिग्मा से लिख रहे हैं। तो जो हम बाय वर्ड एक्सप्लेन कर रहे थे कि किसी जगह पे भी यूनिट एरिया सेलेक्ट किया जाए तो वहाँ पे चार्जेस की तादाद एक जैसी रहेगी, उसको मैथमेटिकली यूँ लिखेंगे, सिग्मा इज़ नोन एज कांस्टेंट। इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ़ चार्जेस पर यूनिट एरिया, और वो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये हमें क्योंकि यूनिट एरिया में तादाद पता है चार्जेस की, तो हमें कितने एरिया के लिए निकालनी है? एरिया के लिए तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको जिस तरह से यूनिटी मेथड लगा रहे हैं ना, एक अंडे की वैल्यू पता है तो आप 10 अंडों की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। अगर आपको
आपको यूनिट एरिया के अंदर चार्जेस की तादाद पता है तो आप किसी भी एरिया के लिए तादाद निकाल सकते हैं। तो हमें कितने एरिया के लिए निकालनी है, इतने एरिया के लिए तादाद निकालनी है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हुए हैं और इस सरफेस का एरिया कितना है, वो ए के बराबर है। तो हमें ए एरिया के लिए चार्जेस की तादाद चाहिए। तो इसलिए हम बड़ी आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी थी हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। यहाँ से क्यू निकालते हैं तो क्यू इज़ द इनक्लोज्ड चार्ज दैट इज़ इक्विवेलेंट टू सिग्मा इनटू ए। ये ए एरिया के अंदर चार्जेस की तादाद आ गई। ये वो चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर बंद हुआ है, इतना इतना चार्ज इस सरफेस के अंदर बंद हो गया था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। हाँ जी, तो ये वो चार्ज आ गया है ये वाला जो इसके अंदर इनक्लोज्ड है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दें क्यू क्या है, सिग्मा क्या है और ए क्या है। सबसे पहले लिखते हैं ए क्या है जी, इट इज़ दी। तो जस्ट आपने क्या किया है, जो सिग्मा की वैल्यू थी, क्यू की वैल्यू थी और ए की वैल्यू उनको एक्सप्लेन कर दिया है। ए इज़ दी सरफेस एरिया फ्लैट सिलिंड्रिकल सरफेस, ये जो एरिया था इसका ये वाला ये एरिया है। सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है और क्यू जो है यहाँ पे इनक्लोज चार्ज है। तो देखिए हमने बड़ी इजीली इसको फाइंड कर लिया इनक्लोज चार्ज को। इसकी हमें ज़रूरत पड़नी थी क्योंकि हम जब गॉसेस लॉ लगाते हैं तो उसका फार्मूला होता है क्यू ओवर ए, और क्यू हमें चाहिए था। क्यू हम निकाल चुके हैं कि वो किसके बराबर है, सिग्मा ए के बराबर। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अब हम अगली हेडिंग यही डाल लेते हैं, फ्लक्स बाय क्लोज सरफेस फार्मूला, यानी बाय गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं बाय गॉसेस लॉ, क्योंकि हमें क्यू चाहिए था वो तो आ चुका है ना हमारे पास, इसलिए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम अगली हेडिंग जो है नेक्स्ट हेडिंग पुट करते हैं, फ्लक्स बाय क्लोज्ड सरफेस फार्मूला। सो ये हेडिंग हमने लगा दी, फ्लक्स बाय क्लोज्ड सरफेस फार्मूला। तो जस्ट हमें गॉसेस लॉ यूज़ करना है। बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ है जी फाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और क्यू ये वही चार्ज था जो हमने इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हुआ था, ये इनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये हम निकाल चुके हैं, ये सिग्मा ए के बराबर है। तो जस्ट आप वैल्यू पुट कर दें क्यू की, तो ये आ जाएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं हम। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगली अब नेक्स्ट अब हम हेडिंग देंगे फ्लक्स बाय ओपन सरफेस फार्मूला। अब देखें ओपन सरफेस फार्मूला तो ओपन सरफेस पे लगता है ना, तो ये तो एक क्लोज सरफेस है, लिहाजा हमें इसके डिफरेंट सेगमेंट्स बनाने होंगे और हर सेगमेंट जो है ये एक ओपन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। उसमें पहला हम सेगमेंट बना लेते हैं, ये वाला, ये सेगमेंट बना लेते हैं। इसको हम इसके एरिया को A1 का नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट सेगमेंट है सरफेस का। दूसरा पार्ट हम इसका ये ले लेते हैं, इसके एरिया को A2 बोल देते हैं, ये इसका सेकंड सेगमेंट है। बाकी जो सारी सरफेस है वो राउंड सरफेस है। जो देखे ना, जिस तरह से कोई भी राउंड शेप होती है सिलेंड्रिकल, उसका ये वाला एज भी फ्लैट होता है, ये वाला एज भी फ्लैट होता है, बाकी सारा सिलेंडर जो होता है वो कर्व होता है। तो इस तरह से हमने पूरी सरफेस के 3 हिस्से कर लिए। एक फ्लैट पोर्शन ये आ जाएगा, दूसरा फ्लैट पोर्शन ये आ जाएगा, बाकी जो पूरी कर्व सरफेस है उसको हम एक पोर्शन का नाम दे रहे हैं और उसका एरिया जो है उसको हम A3 का नाम देंगे। ये उसको ये सारे का सारा जो बाकी पोर्शन था उसको हम इस तरह से राउंड शेप में कंसिडर करेंगे और ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है पूरी सरफेस के लिए। इसको हमने देखा है कि इसका एरिया A3 है बाकी सारी सरफेस का। अब चूँकि हम जब यूज़ करते हैं ओपन सरफेस फार्मूला तो उसके अंदर हम वेक्टर एरिया लेते हैं। तो वेक्टर एरिया आपको पता है किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी एरिया A1 की, और एरिया A2 जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जो एरिया A3 आएगा जो बाकी पूरी कर्व सरफेस का एरिया होगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस होगी। तो फ़र्ज़ किया वो हम इस तरफ ले लेते हैं, वो आप इस तरफ ले लें, इस तरफ ले लें, जिस तरफ भी ले लें, हमेशा हमने परपेंडिकुलर लेना है। तो A3 इज़ द वेक्टर एरिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द होल कर्व सरफेस। तो अब हमें ये 3 सरफेसेस बन गई, तो हम इसका फ्लक्स निकालते हैं। तो तीनों सरफेस का जो फ्लक्स आएगा तो उसको हम लिख लेते हैं फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन 3 सेगमेंट्स। वन फर्स्ट वैल्यू इज़ रिलेटेड टू दिस area that is named as phi 1,
सेकंड वैल्यू जो है उसको हम फाई 2 का नाम देते हैं और वो सेकंड एरिया से रिलेटेड होगा, और जो फाई 3 होगा वो बाकी जो सारी राउंड सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो देखें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जमा करेंगे तो ये फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरी फिगर का आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो है E1 A1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस E2 A2 cos ऑफ थीटा 2। फ्लक्स का फार्मूला हर सरफेस पे अलग अलग अप्लाई कर दिया, E3 A3 इंटू कॉस ऑफ थीटा 3। अब हमें एरियाज़ की वैल्यूज़ तो समझ आ रही है किस तरफ है। हमें थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 भी निकालने चाहिए। थीटा 1 जो है ये जो फर्स्ट एरिया है इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है। हमने यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं शो की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने का एक ही मेथड है कि जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन फाइंड करनी हो उस जगह पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की मोशन को एनालाइज करें, जिस तरफ वो मूव करेगा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो शीट है इसको रिपेल करेगी राइटवर्ड, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसका मतलब E1 इस तरफ होगा। हमें नज़र आ रहा है कि E1 और A1 दोनों पैरेलल हैं, इसलिए थीटा 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड एरिया के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये सारी शीट इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो लेफ्टवर्ड है। यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि A2 और E2 ये भी दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसलिए थीटा 2 की वैल्यू जो है वो भी आपने 0 ले ली। लेकिन अगर इस जगह पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये जो शीट है इसको रिपेल करेगी इस तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E3 जो है उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है, लेकिन वेक्टर एरिया तो ऊपर है, लिहाजा दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है E3 और A3 के दरमियान में, तो वो थीटा 3 आएगा और उसकी वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो थीटा 1 0 है, थीटा 2 0 है, थीटा 3 90 है, ये हमने इसमें पुट करना है। दूसरी बात यह है कि जो एरियाज़ हैं A1 A2 और A3 ये मैग्नीट्यूड में सब बराबर हैं, क्योंकि एक ही सरफेस से काटे हुए एरिया हैं, एक ही सिलेंडर था जो कि यूनिफॉर्म डायमीटर था उसका। इसलिए हम लिखेंगे कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। ये तमाम एरियाज़ मैग्नीट्यूड में A3 निकाल के सिर्फ A1 और A2 मैग्नीट्यूड में बराबर हैं A के, तो ये दोनों चूँकि बराबर थे। जो बाकी एरिया है वो सारी होल सरफेस का एरिया लिया हुआ है हमने A3, इसलिए उसको यहाँ पे बराबर नहीं ले रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमें पता थी कि एरिया A1 और एरिया A2 दोनों आपस में बराबर हैं और ये जो एंगल्स हैं इसमें पुट करें, देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। E1 हमने उसी तरह से लिख दिया, A1 की जगह पे A लगा दिया, थीटा 1 की जगह पे cos ऑफ 0 लगा दिया, E2 को भी उसी तरह से लिख दिया और A2 की जगह पे A लगा दिया और थीटा 2 की जगह पे हमने 0 लगा दिया, फिर प्लस E3 उसी तरह से लिख दिया, A3 भी, और थीटा 3 की जगह पे हमने cos ऑफ 90 पुट कर दिया। अब एक बात और समझने वाली है, वो ये है कि ये जो शीट है और ये जो फ्लैट सरफेस A1 है और ये जो फ्लैट सरफेस A2 है, ये जो फ्लैट सरफेस A1 है ये शीट से उतनी ही दूर है जितनी फ्लैट सरफेस A2 शीट से दूर है, क्योंकि हमने आधी सरफेस राइट साइड पे और आधी लेफ़्ट पे ली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो A1 पे पॉइंट्स हैं या A1 सरफेस और A2 इक्वी डिस्टेंट है। अगर इनका बराबर है फासला तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, यानी A1 के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही मैग्नीट्यूड A2 के ऊपर होगी। इसलिए हम E1 और E2 को भी आपस में बराबर कर लेते हैं और ये दोनों आपस में E के बराबर हैं। वजह क्या है? फासला बराबर है। फासला सेम होगा शीट से तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। तो A1 और A2 एक जितने फासले पे है ना शीट से, बेशक राइट और लेफ़्ट हैं लेकिन फासला बराबर है, इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन बराबर नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। E1 E2 जो है वो E के बराबर आ गया। इसकी वैल्यू भी पुट करें, ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, ये E1 की जगह पे हमने E लगा दिया, A उसी तरह से cos 0 1 होता है, उसको नहीं लिखने की ज़रूरत। E2 की जगह पे भी हमने E लगा दिया और A उसी तरह से लिख दिया, cos 0 1 होता है, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। cos 90 0 होता है, तो ये सारी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA प्लस EA बराबर आ गया है 2 EA के।
ये इक्वेशन 3 है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इक्वेशन 2 से निकाला है, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमने इक्वेशन 3 से निकाला है। अगर दोनों फ्लक्स ही हैं और दोनों इसी फिगर के फ्लक्स हैं तो दोनों को बराबर होना चाहिए, इसलिए हम इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करेंगे। इसलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, जस्ट हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में इक्वेट करना है। So we will write equating equation 2 and 3. Equation 2 और 3 इसका जो रिज़ल्ट आया है वो बराबर आया है जी 2, बल्कि हम हेडिंग ही लगा लेते हैं ताकि हमें मतलब ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। जितनी नंबर ऑफ़ हेडिंग ज़्यादा रखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हेडिंग आएगी कैलकुलेशन ऑफ ई। हाँ जी, तो कैलकुलेशन ऑफ ई के अंदर हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 को इक्वेट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 3 का रिज़ल्ट था 2EA, ये बराबर आना चाहिए किसके, इक्वेशन 2 के रिज़ल्ट के, वो है सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये देखें, ये A इस A से कैंसिल कर दें तो हमारे पास बेटे रिज़ल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी विल राइट ई वेक्टर फॉर्म सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ आप ये एक यूनिट वेक्टर लगा दें और बता दें कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट है। क्योंकि देखिए हमें टास्क दिया गया था कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें, तो हमने वो फाइंड कर ली है। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अवे फ्रॉम द शीट है। इसका मतलब है कि आर इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। तो एंड पे जस्ट इस हेडिंग को अब हमने इंटरप्रेट करना है और हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट लास्ट हेडिंग है, और उसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि ई किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो वो बता देना है कि ई इज़ डिपेंडेंट ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और पता चल रहा है कि इट्स डायरेक्शन इज़ अवे फ्रॉम द शीट। तो ये दोनों चीज़ें लिख देते हैं। तो ये हमने रिजल्ट लिख दिया। सो दिस शोज़ दैट ई इज़ डिपेंडेंट ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। बाय इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू ऑफ ई विल बी इंक्रीज्ड। और आर बता दें कि आर इज़ यूनिट वेक्टर। सो आर इज़ यूनिट वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज़ अवे फ्रॉम द शीट। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग्स बाय हेडिंग्स। इसको इसी तरतीब से याद रखिएगा, इंशाल्लाह फुल 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।